हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? व्हाट इज़ स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री किसे कहते हैं। देन आफ्टर हमने सीखा था स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन। दैट्स क्लियर। फिर हम लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। किस पे बात करना है हम लोगों को? लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करना है, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं बेटा? सीमांत अभिकर्मक। इंग्लिश में कहते हैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, और हिंदी में इसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। हम लोग सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली सीमांत अभिकर्मक होते क्या हैं। जैसे आपको सभी मालूम है कि कोई भी हम एक रिएक्शंस लें, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। हर रिएक्शंस के उनके कोफिशिएंट होते हैं जिन्हें हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल्स कहते हैं उनके। लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स कहते हैं। दैट्स क्लियर। सबसे पहली बात है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए ओनली, पहली बात है ओनली रिएक्टेंट वर्क एज लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए हमेशा रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, कभी भी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। ओनली रिएक्टेंट वर्क एज लिमिटिंग रिएजेंट, केवल रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करता है। अभिकर्मक ही जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट जो है वो हमारे लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। पहली बात ये है, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली। जो अब क्वेश्चन हो जाएगा सर कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा? अगला क्वेश्चन ये होना सर कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा? रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड, जो कंप्लीटली हमारे लिए क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा, वो हमारे लिए किसी तरह वर्क करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जो कंप्लीटली क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा, वो हमारे लिए क्या होगा? रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जो पूर्ण रूप से क्या हो रहा होगा? खर्च हो रहा होगा। अगर हिंदी में कहें तो वो क्या हो रहा होगा? ऐसा रिएक्टेंट जो पूर्ण रूप से खर्च हो रहा होगा वो हमारे लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कार्य कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? जो पूर्ण रूप से खर्च हो रहा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कार्य कर रहा होगा। दैट्स क्लियर कि नहीं क्लियर? अगली बात, अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट, क्यों लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत होती है? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स
amount of products depend जो रिएक्टेंट का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट्स, हमने कहा अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, तो वी कैन यूज द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रीजेंट। अगर किसी प्रोडक्ट को अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो बिना लिमिटिंग रीजेंट ही वो निर्धारित करेगा कि वो प्रोडक्ट का अमाउंट जो है या इसकी क्वांटिटी क्या होगी। अमाउंट इन टर्म्स ऑफ किस में हो सकता है, अमाउंट जो हो सकता है वो किसके किसके टर्म्स में हो सकता है। जनरली जो है जैसे हमारा जब सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके टर्म्स में होता है, मोल्स के टर्म्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ मोल्स के टर्म्स में हो सकता है। अमाउंट जो हो सकता है मोल्स के टर्म्स में भी हो सकता है, मास के टर्म्स में भी हो सकता है, मोल्स के टर्म्स में, मासेस के टर्म्स में भी हो सकता है, वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी हो सकता है, वॉल्यूम्स के और क्या हो सकता है, पार्टिकल्स के टर्म्स में भी हो सकता है। पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा, एटम, जनरली पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी हो सकता है, एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत। सीमांत लिमिटिंग रेजेंट या सीमांत अभिक्रमक किसे कहते हैं, क्या कि वह अभिक्रमक किसे कहते हैं, वह रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूर्ण रूप से खर्च होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, खर्च होता है, उसे हम लिमिटिंग रेजेंट या सीमांत अभिक्रमक कहते हैं, उसे हम लिमिटिंग रेजेंट या सीमांत अभिक्रमक कहते हैं। सीमांत अभिक्रमक की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो किस पे निर्भर करेगा, जो प्रोडक्ट है वो सीमांत अभिक्रमक पर निर्भर कर रहा होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो सीमांत अभिक्रमक पे निर्भर कर रहा होगा। दैट्स क्लियर, ओके। चलिए देखिए, इस एग्जांपल को हम, इस कॉन्सेप्ट को हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप, चलो चाहिए तो इसको फटाफट नोट कर लें। देखिए मैंने क्या कहा, लिमिटिंग एजेंट, देखिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिक्रमक होता है वो रिएक्टेंट साइड का पार्ट होता है। रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली, एक वर्ड और जोड़ लीजिए, फर्स्ट, पहले, हो सकता दूसरा भी खर्च हो रहा हो, जो हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट कंज्यूम होगा, जो हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहले, फर्स्ट, कंप्लीटली फर्स्ट, जो हमारा सबसे पहले जो है वो खर्च हो रहा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। जो बाद में अगर देखा जाए कंज्यूम, जो बच जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सेस रीजेंट होगा। रीजेंट विच जो है लेफ्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान अगर हमारा बच जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। जो पहले कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा, जो बाद में कंज्यूम होने की स्थिति में होगा या जो बच जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। मतलब रिएक्टेंट साइड में दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक हमारे, अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो रिएक्टेंट साइड में हमें दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक लिमिटिंग रिएजेंट पाया जाएगा, पहला हमारा क्या पाया जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट पाया जाएगा, दूसरा हमारा क्या पाया जाएगा, एक्सेस रिएजेंट पाया जाएगा, दूसरा हमारा क्या पाया जाएगा, एक्सेस रिएजेंट पाया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए रिएक्टेंट साइड में दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक चीज़ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दूसरा हमारा पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। चलिए इस बात को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कि लिमिटिंग रेजेंट अर्थात सीमांत अभिक्रमक होते क्या है और थी। जैसे जनरली हम लोग
सुबह नाश्ते में सैंडविच लेते, चीज़ सैंडविच बहुत बच्चे पसंद करते हैं। चीज़ सैंडविच का क्या फंडा होता है? चीज़ होती है। सैंडविच में 2 ब्रेड पीसेस होते हैं। 2 ब्रेड पीसेस में एक ब्रेड का पीस ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है, उसके बीच में एक चीज़ की लेयर हम रख देते हैं। तो हम लोग क्या होता है, कहते हैं कि हमारा चीज़ सैंडविच बन गया। क्या बन गया? चीज़ सैंडविच बन गया। ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखें कि हमारे पास क्या होगा, ब्रेड होगा और क्या चाहिए हमको, चीज़ सैंडविच खाना है तो ब्रेड प्लस चीज़ होना चाहिए। तो हमारे पास बन जाएगा चीज़ सैंडविच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चीज़ सैंडविच। हमारे पास ब्रेड हो और चीज़ की हो तो हमारा चीज़ सैंडविच बन जाएगा। आई एम राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। अब मुझे बताइए, हमने कहा कि हमारे पास 10 पीस चीज़ है। 10 पीस क्या है? चीज़ है। द टी इक्वल टू 0 पे हमने शुरू में बात किया, शुरुआती में इनिशियल स्टेज पे टी इक्वल टू 0 पे अगर हमने बात किया, प्रारंभिक रूप से हमारे पास चीज़ कितना है? 10 चीज़ के टुकड़े हैं। ब्रेड हमारे पास कितनी है? 30 ब्रेड है। जब इनिशियल स्टेज पे ना तो चीज़ सैंडविच तो शुरू में बना ही नहीं होगा। भाई शुरू में बात है, शुरू में तो हम रॉ मटेरियल ही ला के रखेंगे ना टेबल पे, फिर हम उसको बनाना शुरू करेंगे। फिर उसके हमने कुछ उसको बनाने में कुछ समय हमको लगेगा। हमें नहीं मालूम कि कितना समय लगेगा। हमने कहा कि टी इक्वल टू टी का समय लगेगा। अब मुझे बताइए 10 चीज के लिए कितना ब्रेड चाहिए? कितना चाहिए? 20 चाहिए, क्योंकि एक चीज के ऊपर भी एक ब्रेड लगेगी और नीचे भी एक ब्रेड लगेगी। तो आप कहेंगे सर हमको 10 चीज के लिए 20 ब्रेड चाहिए। तो कहेंगे सर ये तो 10 पूरी क्या होगी? कंज्यूम हो गई। और इसमें से कितनी यूज हो गई? 20 यूज हो गई। 30 में से कितनी यूज हो गई बेटा? 20 यूज हो गई। हमने कहा कि चीज सैंडविच बनी कितनी? तो आप कहेंगे सर चीज सैंडविच सिर्फ 10 बन पाएगी। 10 बन पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तुम्हारे पास? क्या कंज्यूम हो गया बेटा? चीज खत्म हो गया। अगर चीज कुछ बचा होता तो क्या और चीज सैंडविच हम लोग खा सकते थे? कमी किसकी आ गई? चीज की कमी आ गई। तो इसका मतलब जिसकी कमी आ गई, जिसकी कमी की वजह से रिएक्शन रुक गई, जिस रिएक्टेंट की कमी की वजह से रिएक्शन रुक गई, तो वो हमारे लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक होगा। क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक होगा। रिएक्शन के दौरान जो चीज बच गई तो वो हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल सही, एक्सेस रिएजेंट होगा। क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया एक तरह से देखा जाए। ठीक है ना? इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 चीज होती है, एक लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा एक्सेस रिएजेंट। अब देखिए ये पूरी रिएक्शन, हमने कहा था, हमने एक सेंटेंस लिखाया था सबसे थर्ड। क्या सेंटेंस लिखाया था बताइए? हाँ, अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग एजेंट पे। तो इसका मतलब इसका अमाउंट, चीज सैंडविच का अमाउंट किस पे निर्भर किया? सैंडविच पे, तो वो चीज पे ही तो निर्भर किया। तो चीज मतलब लिमिटिंग एजेंट पे ही तो निर्भर कर रहा। जो चीज कम होगी उसी पे ही तो आपका कंसंट्रेशन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है ये समझा हमने। समझ में आया कि सीमांत अभिकर्मक बेसिकली होता क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, ये हम लोगों को समझ में आया। थोड़ी सी बात और हम लोग करते हैं, जैसे अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के सवाल के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, 3 मोल्स ऑफ
3 moles of NO2CO3 is reacted, 3 moles of Na2CO3 is reacted with 6 mole of HCl solution. 3 moles of Na2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution. HCl solution. Find the volume of CO2 gas. Find the volume of SO2 gas at STP. SO2 gas at STP. SO2 gas at STP. SO2 gas at STP. SO2 gas, oh sorry, CO2 gas, sorry, SO2 नहीं, CO2 gas at STP. गैस एट STP. चलिए करिए. हमने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा? चलिए, आपका समय ओवर होता है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. हमने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा था, बताओ बेटा, बोलो. क्वेश्चन क्या पूछा? 3 मोल ऑफ Na2CO3. हमने कहा था, हमने क्वेश्चन आपसे लिखा था 3 मोल्स ऑफ Na2CO3. आगे क्या था? 3 मोल्स ऑफ Na2C. इससे कंबाइन करता है किससे? 6 मोल्स ऑफ किससे कंबाइन करता है? HCl से. तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो CO2 गैस का, CO2 गैस कह रहा सवाल में कि CO2 गैस बनती है. रिएक्शन ने खुद ही कह दिया कि CO2 गैस हमारी बन रही है. इस CO2 गैस का क्या होगा? इस CO2 गैस के विषय में पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वॉल्यूम्स. इसका क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम्स एट STP. STP पे इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है. यही तो है सवाल. सवाल तो है, यही तो है सवाल. सबसे पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट से अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सबसे पहले हमने कहा था कि वर्किंग स्टेप्स क्या होगा. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यदि हम कोई भी सवाल स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट से कर रहे होंगे तो हमको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी. आई एम राइट? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर. कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन पहले लिखते हैं. हमारा क्या होगा? Na2CO3 कंबाइंड हो रहा है किससे? बोलो. HCl से कंबाइंड हो रहा है. एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई सॉल्ट किसी एसिड से कंबाइंड होता है तो उसके अंदर का फ्यूज्ड एसिड बाहर निकल आता है, उसका एसिड बाहर निकल आता है. तो ये किस एसिड का सॉल्ट है? H2CO3 का. तो H2CO3 तुरंत बाहर आ जाएगा और H2CO3 अनस्टेबल होता है, अर्थात वो CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा. इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा? इसका प्लस पार्ट और इसका माइनस पार्ट कंबाइन करोगे, क्या बनेगा? बनेगा सर NaCl बनेगा. प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस H2O. अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्योंकि हमको सवाल में हमने कहा था कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे बताओ बेटा? और बैलेंस हुआ किससे? और किससे मल्टीप्लाई करें बताओ? HCl वाले टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. HCl वाले टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? अब हम लोग सवाल क्या करेंगे? गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स कितने हैं बेटा? बताओ बेटा. इसके कितने मिलना है? 3 मोल हैं. इसके कितने मोल हैं? 6 मोल हैं. ये बाकी इनके मोल्स तो अभी होंगे ही नहीं, इनके मोल्स अभी रुके होंगे. हमको रिएक्टेंट साइड से मतलब होता है. किससे मिलना है? रिएक्टेंट साइड से पहले हम लोग अपने काम को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तब सवाल से करना शुरू करेंगे. अब गिवन मोल रेशियो कितना है? गिवन मोल रेशियो कितना आ रहा?
गिवन मोल रेशियो क्या आ रहा है बताओ बेटा, गिवन मोल रेशियो कितना है, अगर देखें तो कितना आ रहा है 1:2। अरे 3:2 है, अरे गिवन मोल रेशियो कितना है 3:6 है, अर्थात क्या कह सकते हैं 3 से भाग दिया जाएगा तो 1:2 है कि नहीं है। आई एम राइट, ठीक है ना। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो कितना है, रेशियो देखो बेटा कितना है बेटा 1:2। यहां आपने क्या देखा, गिवन मोल रेशियो इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। यहां इस सवाल में एक प्लस पॉइंट लिखा, क्या मिला, क्या गिवन, क्या हमने देखा इस सवाल में, हमने क्या देखा बताओ, इस सवाल में देखा कि गिवन गिवन मोल्स रेशियो इक्वल टू है, गिवन मोल रेशियो इक्वल टू क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। दोनों का गिवन मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो आपस में बराबर है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा, क्या निकलेगा, नो रिएजेंट लेफ्ट, कोई भी रिएजेंट हमारा नहीं बचेगा। नो रिएजेंट लेफ्ट, जब कोई भी रिएजेंट लेफ्ट नहीं बचेगा तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट है। यहां पे क्या है एक्सेस रिएजेंट, ना तो इसमें एक्सेस रिएजेंट कोई कहलाएगा और ना ही इसमें कोई क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मतलब कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कभी भी आता है, कब नहीं आता है, जब आपको निष्कर्ष निकला जब गिवन मोल्स रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो अगर आपस में बराबर होगा तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, चाहे इससे रिएक्शन को लेके आगे प्रोसीड कर लो, चाहे इससे रिएक्शन को लेके आगे प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दैट्स क्लियर, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी को भी लेकर के प्रोसीड कर लो। तो अगर किसी को भी लेकर के, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही, ये दोनों अगर गिवन मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम्ड होंगे। इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट जो होंगे वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहे होंगे, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो किसी को भी आधार मान के आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हो। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? चलिए नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चंस में हम लोग चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए यहाँ 3 की जगह हमने कहा सवाल में क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया कि 6 मोल्स ऑफ Na2CO3 कंबाइंड विथ 4 मोल्स ऑफ HCl। अच्छा पहले वाले का भी आंसर नहीं हमने जस्टिफाई, हाँ आप लोग जब पहले वाले का पहले आंसर हम लोग जस्टिफाई कर दें, फिर उसका क्वेश्चन सेकंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले तो अभी इसको तो अभी तो हम लोगों ने इसमें देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट नहीं है। तो सवाल तो अभी तो हम लोगों ने सवाल तो सॉल्व किया ही नहीं अभी, तो अभी सवाल तो आंसर निकाल लें, ठीक है ना। अभी कल सवाल तो सॉल्व कर लें, क्यों भाई। तो हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया, तो इस सवाल को सॉल्व करने में हमको क्या हुआ है बताओ भाई। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन तो हम लोगों को मालूम है, N2CO3 प्लस HCl गिव्स
गिब्स, गिब्स क्या आ रहा बेटा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे बैलेंस, हमने उसको बैलेंस भी कर लिया था, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, हम लोग बैलेंस हो गया। हम लोग इनिशियल मोल्स, मतलब हमको मोल्स देखना है, मोल्स एट T इक्वल टू 0, किसी T इक्वल टू 0 पर हमको एक्चुअली इनिशियल मोल देखना है। तो हमारा सबसे पहले होगा इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल कितने कितने हैं बेटा, कितने थे बेटा, किसके कितने मोल थे बताओ भाई, 3 मोल था, इसका 3 मोल था और इसका कितना था, 6 मोल था। इनिशियली प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। हमारा एक्चुअली फोकस किस प्रोडक्ट पे करना है, हमको फोकस किस पे करना है, CO2 पे। ठीक भाई, हमारे पास मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स आफ्टर रिएक्शन अगर हम लोग बात करें, अब कोई लिमिटिंग एजेंट तो है नहीं, स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हो, मतलब ये भी पूरी तरह से कंज्यूम होगा और ये भी पूरी तरह से कंज्यूम होगा, तो किसी से स्टार्ट कर सकते हो। तो स्वाभाविक है कि इसमें से यही पूरा कंज्यूम कर लो तो 3 - 3, और स्वाभाविक है कि ये भी पूरा कंज्यूम होगा और ये भी पूरा कंज्यूम होगा, क्योंकि गिवन मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो बराबर है, तो दोनों पूरी तरह से क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। खुद भी देख सकते हो, इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल, तो इसके 3 मोल के लिए कितना चाहिए, 6 मोल, कंज्यूम है ना पूरा। तो अगर हमारा गिवन मोल रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो बराबर है तो दोनों ही पूरी तरह से क्या होंगे, कंज्यूम्ड होंगे, दोनों ही क्या होंगे, पूरी तरह से क्या होंगे, कंज्यूम हो रहे होंगे। दैट्स क्लियर, नॉट क्लियर। अब बताओ, अब बताइए इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा, 2 मोल, और इसके 3 मोल से फिर ये कितना बनेगा, तो 2 इंटू, अब यहां देखिए हमको इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन हम लिख सबका ले रहे हैं, लिखना हमको सबका आना चाहिए। इसके स्टोइकियोमेट्रिक, इसके स्टोइकियोमेट्रिक, तो यहां कितना हो जाएगा, 1 इंटू, और यहां भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3। तो अब बताइए हमारे पास CO2 के मोल्स कितने आ गए, 3 मोल्स आ गए। आगे कि नहीं आ गए, आगे कि नहीं आ गए, आगे कि नहीं आ गए, ठीक है। अगर हम लोग ने, या दूसरी तरह से इसको हम लोग सवाल, अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हमारे पास फंडामेंटल मालूम है वाई मैप वाला, वाई मैप फंडामेंटल से अगर नंबर ऑफ मोल से अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मोल से हम किधर जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ बेटा, मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम होता कितना है जनरली, कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इसका मतलब 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 22.4 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। आंसर कितना आएगा बताओ बेटा, 67.2 क्या लीटर। आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा, आ गया आंसर कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, पूरी तरह से कंज्यूम होगा। अगर हम इसका इतना नहीं करना चाहते थे, हम अगर दूसरे तरीके से करना चाहते थे तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते वो हम लोग देखते हैं, इसको नोट करिए। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई हम लोग मोल मोल रिलेशनशिप लगाएंगे। क्या लगा दें, मोल मोल। देख जनरली मोल मोल रिलेशनशिप हम उन पॉइंटों पे लगाते हैं जो लिमिटिंग रेजेंट और किसी भी अदर के साथ लगाते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग रेजेंट, तभी हम लोग लिमिटिंग रेजेंट पहचानते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोल मोल रिलेशनशिप से सवाल करना शुरू करें, अगर मोल मोल रिलेशनशिप से इसको सवाल करें तो किसके किसके बीच में मोल मोल रिलेशनशिप लगाएंगे? हमने कहा था कि नोन और अननोन, नोन और अननोन, इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड को किसी को भी नोन मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। अगर इसमें लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट होता तो सिर्फ लिमिटिंग रीजन को ही नोन मानते और बाकी चीजों को क्या मानते? अननोन मानते। तो यहां लिमिटिंग रीजन है नहीं, तो किसी को भी नोन और जो निकालना है वो हमारे लिए क्या हो गया? अननोन हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक को नोन मान लो, देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको नोन माना, ये नोन हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये भी हमारा नोन हो सकता था, ये भी हमारा क्या हो सकता था? नोन हो सकता था। एक बार क्या करते हैं कि इस नोन और इस अननोन से एक बार निकालते हैं, फिर इस नोन और इस अननोन से निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा कि अलग अलग आ रहा। आना तो सेम चाहिए क्योंकि इसके अंदर लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो आना तो क्या चाहिए? सेम। जरा चेक करके भी देखते हैं कि सेम आ भी रहा कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लगाओगे मोल मोल, तो पर मोल बताया था ना कि पर मोल जो होता है डिसअपीयरेंस इक्वल टू पर मोल अपीयरेंस होता है। तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सीधे सीधे क्या होता है? डिवाइड होता है। तो मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय कितना होगा? बताओ बेटा, 1। अरे इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है। इक्वल टू क्या होगा? अननोन क्या है? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? बताओ बेटा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या होगा? मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। कोई दिक्कत बोलो भाई। अब हमारा इसके मोल्स कितने हैं? 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ। और पिछली सवाल से भी, पिछले भी से निकाला तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आया था? 3 आया था। इससे भी देखिए 3 आ रहा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। मोल मोल रिलेशनशिप का प्रयोग किया। अब देखिए, अब देखते हैं इन दोनों को जरा लेकर के देखिए कहीं 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। देखते हैं, करके देखते हैं। देखो बेटा, अब क्या होगा? ये नोन और ये हो गया अननोन, तो क्या लिखोगे बेटा? मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2 इक्वल टू क्या होगा बोलो? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई कितना होगा? बताओ बेटा, कितना होगा बोलो? 1। मोल्स ऑफ HCl गिवन कितना है? 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा? मोल्स ऑफ, और वो 3 आ गया कि नहीं? इससे भी कोई फर्क पड़ा? दिक्कत नहीं होगी यदि अगर दिक्कत नहीं होगी अगर रिएक्टेंट साइड में लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा। अगर लिमिटिंग रेजेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अब हमने सवाल में हमने कहा था कि हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करते हुए दूसरा सवाल हमने लिखने के लिए हमने कहा था, क्या क्या सवाल था दूसरा क्वेश्चन? उसको करके देखिए जरा, सेम वही क्वेश्चन, बस हम लोगों ने वैल्यू चेंज करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कि 6 मोल्स ऑफ Na2CO3 कंबाइंड विथ कितना? 6 मोल्स ऑफ Na2 कंबाइंड विथ किससे? 4 मोल्स ऑफ HCl। किससे? 4 मोल्स ऑफ HCl से कंबाइंड होगा तो उस केस में कितने हमको CO2 मिलेगा, और इस CO2 का क्या हो रहा? वॉल्यूम एट STP हमको क्या कर रहा? पूछ रहा। यदि 6 मोल्स, हमने इसके मोल्स कितने? 6 मोल कर दिए और इसके 4 मोल कर दिए, तब STP पर CO2 का वॉल्यूम कितना आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए, चलो करो फटाक से। चलिए देखिए, अब
चलिए फिर से हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से सवाल कर रहे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से क्या करेंगे, रिएक्शंस को क्या करेंगे, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में लिखा था। तो फटाक से इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन क्या आई, इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन पहले लिख ले, ठीक है। साइड में जरा स्पेस बना लेता हूं, इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिख लें। क्या आएगी भाई, बैलेंस बोलो, पूरी बैलेंस इक्वेशन बोलो, Na2 प्लस 2 HCl gives 2 टाइम्स प्लस बोलो CO2। अब हमको क्या देखना होगा, गिवन मोल देखना होगा। पहले जरा देखो, गिवन मोल्स, हम लोग गिवन मोल्स आ गए, ओके और नॉट ओके। गिवन मोल कितने हैं बेटा, यहाँ कितने हैं 6 और ये कितने हैं 4। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग किसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बोलो लिमिटिंग एजेंट पहचानने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया, अब मोल्स, अब क्या हो, गिवन मोल्स रेशियो निकालेंगे। गिवन मोल रेशियो क्या आएगा बताओ बेटा, 6:4 है, 2 से गिरेगा तो कितना आएगा, तो इससे भाग देंगे, 2 से इसको भाग दे दे, 2 से इसको भाग दे दे, कितना आएगा 3:2। कितना आ गया बेटा, कितना है बेटा 3:2 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो SCR निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकाला, क्या है बताओ बेटा, कितना है 1:2। अगर आप देख रहे हैं यहां पे कि गिवन मोल रेशियो नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, दोनों के बराबर नहीं है। तो स्वाभाविक है इस रिएक्टेंट में कुछ लेफ्ट बचेगा और कुछ पूर्ण रूप से क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट्स में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में, इन रिएक्टेंट साइड अगर दोनों इक्वल नहीं, इन रिएक्टेंट साइड लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इन लिमिटिंग, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका निष्कर्ष निकला इन टेंट साइड लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्टेंट साइड लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में लिमिटिंग रिएजेंट हमारा प्रेजेंट होगा। आई एम राइट और रॉन्ग, क्लियर हुआ ना। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पहचानेंगे कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसको हम लोग कैसे पहचान रहे होंगे। दैट्स क्लियर, ओके नॉट ओके। चलिए देखिए, तुरंत पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके इसका दुगना इसमें चाहिए हमको। तो अगर आपने इसके 6 मोल लिए तो इसका दुगना कितना चाहिए, 12 मोल चाहिए, और है कितना 4। इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, HCl। ये HCl हमारे लिए क्या हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ठीक, सवाल करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब रिएक्शन में कंज्यूम कौन होगा, बताओ बेटा, रिएक्शन में कंज्यूम कौन सा होगा, लिमिटिंग एजेंट। 4 - 4 करोगे कि 6 - 6 करोगे, पूरा कंज्यूम वो होता है जो लिमिटिंग एजेंट होता है। तो लिमिटिंग एजेंट तो यहाँ HCl है ना, तो 4 - 4 करोगे ना, 6 - 6 नहीं करोगे। तो दोनों में माइनस तब कर लेते थे जब दोनों इक्वल होते थे, तो दोनों
दोनों ही कंप्लीटली क्या होते थे, कंज्यूम होते थे। कब कंज्यूम होते थे? जबकि गिवन मोलर रेशियो इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो अगर दोनों आपस में क्या हो जाते थे, बराबर होते थे, तो रिएक्टेंट साइड में जो प्रेजेंट है वो पूरी तरह से सभी कंज्यूम होंगे, तो सब में वही संख्या हम लोग घटा देते थे। लेकिन इसमें किसमें घटा पाएंगे वही संख्या? किसमें घटा पाएंगे? जो लिमिटिंग एजेंट है। और लिमिटिंग एजेंट है क्या? इसका मतलब अब इसको सवाल को अगर हम लोग करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? गिवन मोल, ये क्या है? मोल्स बिफोर रिएक्शन, मोल्स बिफोर रिएक्शन, और दूसरा स्टेप क्या होगा? मोल्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स बिफोर रिएक्शन और मोल्स आफ्टर। तो क्या होगा? 6 - 6 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 4 - 4 करेंगे। ठीक। अब देखिए इसके 2 मोल में से कितना निकलता है? 1 मोल। तो 4 में से कितना निकलेगा? देखो 6 में से क्या घटेगा, सोचना है। 6 में से क्या घटेगा? जो स्टोइकियोमेट्री की क्वांटिटी हट रही वही लिख लीजिएगा, तरीका बता रहे हैं। 4 जहां पे लिख रहे हो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जहां से उठा रहे हो उसके कोफिशिएंट से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, ओके। अब यहां पे आएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से इसको कंपेयर करेंगे, ना कि यहां से कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा? हमने कहा 4th वैल्यू आएगी ही आएगी, इनटू मल्टीप्लाई, जहां रख रहे हो उससे मल्टीप्लाई होगा, जहां से आप उठा रहे थे उससे क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका मतलब CO2 के मोल कितने आ गए? अगर देखा जाए तो इक्वल टू 2 मोल्स आ गए। और हमको मोलर वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 22.4 लीटर से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 22.4 इक्वल टू कितना आ गया? बताओ बेटा, 44.8 लीटर। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? आप ऐसे भी देख सकते थे। देखिए इसके 2 मोल के लिए अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 - 2 आएगा ना। अरे 6 - 2 इक्वल टू इतना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो 0 हो जाएगी। अब देखो, अब यहां से इसको कंपेयर करें 2 मोल के लिए सिंस और देयरफॉर लगाते, क्योंकि 2 मोल के लिए हमको चाहिए कितना? 1 मोल। तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए? इसलिए 4 मोल के लिए हमको कितना चाहिए बेटा? तो 1 × 4/2, अर्थात 2 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें से जो निकलने वाला फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2 होगा ना। 6 - 2 इक्वल टू 4। क्लियर हुई मेरी बात? तो इसका मतलब अगर हमको इतना, तो हम चूंकि इसलिए बार बार तो लगाते नहीं चलेंगे, तो अपने दिमाग में रखिए कि वहां से हमको उठाना है जहां से लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। तो हमने वही कहा था, क्या लिखा था अंतिम पॉइंट, कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है या प्रोडक्ट किसके द्वारा डिसाइड होता है? लिमिटिंग एजेंट। अगर तुम इसके द्वारा डिसाइड कर देते तो देखिए आंसर गलत हो जाता। इसका मतलब क्या है? अब इसको हमने ऐसे निकाला, अब हम मोल मोल रिलेशन से भी निकाल सकते थे, मोल मोल रिलेशन से भी निकाल सकते थे। अगर हम मोल मोल रिलेशन से इस सवाल को करते तो कैसे करते? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको आगे कर सकते थे हम लोग। देखिए अब मोल मोल रिलेशनशिप से भी इस सवाल को करते हम लोग। देखिए अगर मोल मोल रिलेशनशिप से इस सवाल को करते तो किसको नोन और किसको अननोन मानते? बताओ बेटा। इसके तो 6 मोल्स गिवन है और इसके कितने मिल रहे हैं? 4 मोल्स गिवन है। तो अगर आपको अगर देखा जाए तो ये भी गिवन वैल्यू लग रही है और ये भी गिवन वैल्यू लग रही है, दोनों साइड में तो वैल्यू तो हमको गिवन है। लेकिन हमने क्या कहा कि आपको लिमिटिंग रीजन से ही कवर करना। देखते हैं, पहले इससे करके देखते हैं और फिर उससे करके देखते हैं, क्या देखें दोनों के आंसर सेम आ रहा है कि गलत आ जा रहा है। ठीक है, आंसर आना CO2 का कितना चाहिए? भी देखो पिछली क्लास से निकालें, कितने मोल आना चाहिए? 2 मोल आना चाहिए। देखिए तो इसका मतलब इसमें इन दोनों में नोन क्वांटिटी कौन है? ये हमारे लिए क्या हो गया? नोन हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया?
अननोन हो गया, ये नोन है और ये क्या है, अननोन है। तो नोन और अननोन के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप लगा दीजिए, क्या बनेगा मोल मोल रिलेशनशिप, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1। मोल्स ऑफ HCl कितना है बेटा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, कितना आ गया 2 मोल्स, यह आया मोल्स ऑफ दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया, अरे नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम लोग करते, अब हम किसको, इसको नोन मानते और इसको अननोन मानते, जरा निकाल के देखो कितने मोल आ रहे हैं जरा, तो अब एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग, देखिए तब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, देखिए क्या आता हमारे, इसको हम नोन मानते और इसको जरा अननोन मानते और तब सॉल्व करते, देखिए क्या वैल्यू आ रही है, देखिए मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 नहीं स्टॉक 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई 1। तो यहां पे देखो वैल्यू रखोगे, यहां पे लिख दोगे 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब कितने मोल आ गए 6 मोल, जबकि आंसर में आने कितने चाहिए थे, हमने करके भी देखा 2 आना चाहिए, तो आंसर गलत नहीं आ रहा, आंसर आ रहा कि नहीं गलत, आंसर गलत आ रहा कि नहीं आ रहा, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सही तो बिल्कुल है आपको कि आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है ना। कहेंगे सर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ तरीका ऐसा हो कि देखते ही रिएक्शंस में हम लिमिटिंग रीजन को तुरंत पहचान लिया करें, और पूरी सवाल की अगर फॉर्मेशन प्रोडक्ट की देनी है तो उसी से हम लोग को रिलेट कर लिया करें, क्यों भाई कोई दिक्कत। देखते हैं हाउ टू फाइंड, अगर हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, इसका मतलब अब हमारा टारगेट क्या होगा कि लिमिटिंग रीजन को तुरंत कैसे तुरंत निकाल लें, इन शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन को निकालने की ट्रिक्स, दैट्स क्लियर। ये बहुत काम की है। अभी तक तो हमारे पास 2-2 थे, अगर 3-3 हो जाते तो और दिक्कत हो जाता, रिएक्टेंट 4-4 हो जाते तो और दिक्कत खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती। जैसे हमने कहा कुछ A मोल ये है 2B प्लस 3C गिव्स प्रोडक्ट, ठीक, ओके। इसके 4 मोल हमने कहा, इसके 1 मोल है, इसके 4 मोल हैं, और इसके हमने क्या कहा 12 मोल हैं। हमने कहा इनिशियल गिवन मोल्स क्या है, गिवन मोल्स क्या है बेटा, गिवन मोल्स अगर आप देखोगे तो इसके गिवन मोल्स कितने दिए हैं, हमने कहा A के 1 मोल, B के 4 मोल और C के 12 मोल दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है, ओके और नॉट ओके। आप कहेंगे बिल्कुल ओके सर, बात समझ में आई मुझे, ठीक है ना। हमको ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, तो अब हम लोग क्या करना होगा, देखिए समझिए, अगर हम इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमको क्या करेंगे गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो गिवन मोल है, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक
गिवन मूल को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हम भाग दे दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ क्या होगा 4/2, यहाँ क्या हुआ 12/3। आया कि नहीं आया बताओ बेटा, कोई दिक्कत बोलो, बोलो बेटा। 1/1, 4/2, 12/3 आया, आया कि नहीं आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई 4। इसकी वैल्यू कितनी आई 4 आई कि नहीं। अब अगला स्टेप में हम करेंगे चेक विच डिवीजन इज मिनिमम। चेक which इज मिनिमम। उसका चेक करिए कौन सा डिवीजन मिनिमम है, बताइए कौन सा वैल्यू मिनिमम आ रही है। यही है 1, ये मिनिमम, ये मिन आ रही है। इसका मतलब ये हमारा ए क्या हो गया लिमिटिंग रीजन। ठीक है, ये समझ में आया ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन को निकालने की ट्रिक समझ में आई, लिमिटिंग रीजन को निकालने की ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, कि लिमिटिंग रीजन को फटाक से 1 स्टेप में हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मोल्स लिखेंगे और उसके बाद गिवन मोल्स को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू मिनिमम आ रही होगी, इस डिवीजन जो है, जो मिनिमम डिवीजन आ रहा होगा वही हमारा, वही जिसका मिनिमम डिवीजन आ रहा होगा वही हमारे लिए क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे पीछे वाले सवाल को हम अगर रिकॉल करें, अपने कॉन्सेप्ट को, पीछे वाले क्वेश्चंस को या सवाल को हम लोग अपने आपको रिकॉल करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे ठीक हैं। जैसे देखिए ठीक, जैसे हमारा क्या था सवाल में बताओ बेटा, Na2CO3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स बताओ बेटा 2 टाइम्स ऑफ HCl प्लस CO2 प्लस H2 गिवन मोल। गिवन मोल कितने थे बेटा पहले वाले में, पहले वाले में देखो गिवन मोल कितने थे 3 और कितने थे, इसके 3 थे और उसके 6 थे। ठीक है, अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट ही पहचाना, तो हमको रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट से तो हमको मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमरा अगला पहले स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होना होता है, क्या है, क्या करना होता है, गिवन मोल्स को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, करस्पॉन्डिंग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया। गिवन मोल को करस्पॉन्डिंग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया बेटा 3, जिसको भी सॉल्व किया तो कितना आया 3। इसमें तो कोई मिनिमम नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर, इसका मतलब तभी तो मैंने कहा था कि नन लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। रिएक्टेंट साइड में नन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तभी तो कहा था देखो 3 और 3 तो वैल्यू कहाँ मिनिमम है। अच्छा, अब यही बात दूसरे सवाल में चेक करते हैं, अगर हम देखो उसके दूसरे सवाल में चेक करते तो क्या आता बताओ बेटा, बोलो बेटा, क्या इसके मोल कितने दिए थे 6 और 4। हमने क्या दिया था बेटा, इसके 6 दिए थे और उसके क्या दिए थे 4 दिए थे। इसके 6 दिए थे और उसके क्या दिए थे 4 दिए थे, याद आया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 1, यहां 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन वैल्यू देखिए यहां आ गई 6
यहां कितनी आ गई, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ये कि ये हमारी वैल्यू क्या है, डिवीजन वैल्यू कौन सी मिनिमम है, मिनिमम डिवीजन। इसमें इसकी जो है, जो हमारे पास है डिवीजन इज मिनिमम, ये डिवीजन क्या है, डिवीजन इज मिन, ये डिवीजन क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब ये जिसका डिवीजन मिनिमम है वही हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका डिवीजन मिनिमम है वही हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कोई डाउट, समझ में आया? ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने की ट्रिक समझ में आई, नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा स्टोइकियोमेट्री का खत्म हो जाता है। डैश क्लियर? चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे। डैश क्लियर?